जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में, अगर हम लोग कोई कंडक्टर कंसिडर करें और वो कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो जो चार्ज होता है वो कंडक्टर पर फ्लो करता है इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर उसके बाद जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर में हो जाता है। और जो चार्ज बॉडी होती है उसका पूरा का पूरा जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के तौर पर बिहेव करता है। तो ये हमने डिस्कस किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिमिलरली हमने देखा था कि हमने एक वायर लिया था, वायर को हमने दिया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था पूरे वायर पर फ्लो करा था इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सारे के सारे चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टैटिक स्टेट में आ गए थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, आई मीन पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टैटिक स्टेट में आ गए थे। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है, बहुत 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 कम होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो एक इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टैटिक स्टेट में आ जाता है, फिर जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है इनफाइनाइटेसिमल पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अगर ये चार्ज का फ्लो अगर बंद ना हो, अगर ये चार्ज अगर लंबे समय तक अगर फ्लो करते रहे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ये चार्ज फ्लो करते रहे, तो उस केस में वो जो एनालिसिस होगी उसको हम लोग करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर बोल सकते हैं डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस में। तो बेसिकली हम लोग पहला फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, रेसिस्टर रेसिस्टेंस जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, ओम्स लॉ होता है। फिर उसके बाद करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे, जैसे कि नेटवर्क थ्योरम्स जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जैसे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। तो ये थ्योरम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन केस इफ विल गेट द टाइम देन वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एज वेल। मगर हम लोग सबसे पहला जो हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद जो फर्दर कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो प्लेलिस्ट का जो नाम होगा वो होगा डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस। अगर आपके पास कुछ अच्छा नाम हो तो आप मुझे रिकमेंड कीजिए, मैं रखूँगा प्लेलिस्ट का नाम। तो यहाँ पर हमें पता है जैसे कि हर एक सब्सटेंस बना होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जितना भी जो मैटर होता है वो बना होता है मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं एटम से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल लेवल से जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हम लोग एटम को कंसीडर करेंगे। एटम को कंसीडर करते हुए जो चीज़ें होगी उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एटम। हमें पता है एटम क्या होता है। एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सिस्टेंस में नहीं है, एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि एटम्स में ही होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एटम। एटम में बेसिकली होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर ये जो शेडेड डॉट्स है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन इसको कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, और ये जो नॉन शेडेड जो डॉट है, सर्कल है, इसको हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अक्रॉस होती है वैलेंस शेल, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। या आउटर मोस्ट शेल में फिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये आउटर मोस्ट शेल में या तो लूजली बाउंडेड हो सकते हैं या फिर टाइटली बाउंडेड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग मटेरियल कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंडक्टर मटेरियल स्पेसिफिकली कंसीडर करें तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के साथ बहुत बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। और यहाँ पर हमने जो एटम कंसीडर करते हुए चला है, ये जो एटम है वो है नेगेटिवली चार्ज एटम। नेगेटिवली चार्ज एटम हमने इसलिए कंसीडर किया है ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आधे से ज़्यादा जो एटम्स हो गए वो हो गए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम वो एटम होते हैं जिसमें जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। मगर हम लोग चाहे कंडक्टर कंसीडर करें या फिर कोई भी मटेरियल कंसीडर करें, इंसुलेटर, तो जितने भी जो मटेरियल होते हैं मटेरियल के जो एटम होते हैं, सब्सटेंस के जो एटम होते हैं वो एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैंस वो जो मटेरियल होता है या फिर वो जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, आई मीन ये इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन्स कम होते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं, तो मे बी आपका मिसकंसेप्शन हो सकता है। कंडक्टर में भी जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल एटम होते हैं जिसमें जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। हैंस नेट चार्ज जीरो होता है और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
यहाँ पर हम लोग जो एटम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं ये है नेगेटिवली चार्ज एटम। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए हम लोग नेगेटिवली चार्ज एटम कंसिडर कर रहे हैं, मगर जो एटम होगा वो न्यूट्रल एटम होगा। नेगेटिवली चार्ज एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। हम लोग देख सकते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में जो डॉट्स है, ये डॉट्स को हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हुए चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6 और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो है 2। मगर न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये सेंटर में भी हो गए, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, जिसके वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमें जो सर्कल जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने कंसिडर किया न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। और यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें जो शेडेड जो डॉट्स, इसको हम लोग जो कंसिडर करते हुए चल रहे हैं ये है प्रोटॉन, और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मे भी क्वेश्चन आपको अराइज कर रहा होगा कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन कैसा एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है जहाँ कहीं पे भी अगर 2 पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करे तो दोनों के बीच में एक्ट करने लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिकली जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स इतने क्लोज में होते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। और ये 2 प्रोटॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इतना कम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मी मीटर या फिर बोल सकते हैं फेम्टोमीटर, और वो समवेयर अराउंड होता है 10⁻15 या 10⁻15 के रेंज में होता है। तो 2 प्रोटॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इतना कम होता है, जो कि होता है 10⁻⁻15, जिसके वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम से कम होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ट्रेमेंडसली हाई होता है। तो ये हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जब ये प्रोटॉन को सेपरेट किया जाता है तो उस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाला जो एटम है ये है नेगेटिवली चार्ज एटम, मगर जो एटम हमें जो दिखाई देगा कंडक्टर में वो होगा न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैंस नेट चार्ज 0 होता है। एटम न्यूट्रल होता है, हैंस कंडक्टर न्यूट्रल होता है। मगर जो कंडक्टर होता है उसमें ऐसे एटम होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल के साथ बहुत बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, थर्मल एक्साइटेशन के वजह से या फिर टेम्परेचर इंक्रीमेंट के वजह से, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम, रूम टेम्परेचर के टाइम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने पोजीशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वाइब्रेशन। एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये कंडक्टर के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस केस में हमने डिस्कस किया है कंडक्टर का नॉर्मल टेम्परेचर पर बिहेवियर क्या होता है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वाइब्रेशन, और उसके वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाइब्रेट क्यों कर रहे होते हैं, वाइब्रेट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होता है, जिसको हम लोग 0 केल्विन कंसीडर करते हुए चलते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या फिर जो रूम टेम्परेचर है उसको हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और इनफैक्ट एटम के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एटॉमिक वाइब्रेशन। मगर अगर हम लोग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अगर कंसिडर करें ना, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये सब एटॉमिक पार्टिकल की वो 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, हैंस एटॉमिक वाइब्रेशन 0 होगा। मगर नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वो वाइब्रेशन के वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करने लगते हैं कंडक्टर में। तो ये कंडक्टर का बेसिक बिहेवियर होता है रूम टेम्परेचर के टाइम, कंडक्टर के एटम का बेसिक बिहेवियर होता है रूम टेम्परेचर के टाइम। और फिर उसके बाद ये जो एटम्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑन एन एवरेज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने लगते हैं वेलोसिटी के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि वायर में या फिर एक कंडक्टर में जो करंट होता है वो किस तरीके से फ्लो करता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया ये है बैटरी,
या फिर बोल सकते हैं सेल, जैसे कि अब तक के हमने डिस्कस करते आया है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, बेसिकली बैटरी होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक सेल होती है। तो जो सेल और जो बैटरी है उसी को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेल या फिर ये जो बैटरी है ये एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये हमने डिस्कस किया बैटरी के कॉन्सेप्ट में, बैटरी सेल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया यह है बैटरी, जिसकी वजह से होगा क्या, कंडक्टर का ये वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला जो टर्मिनल होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है कंडक्टर का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये वाला जो एंड है कंडक्टर का वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और ये वाला एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में। और वो जो वेलोसिटी होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हो क्या रहा है, जब हम लोग कंडक्टर के साथ हम लोग बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो पूरे कंडक्टर में फ्लो करने लग रहा है एक वेलोसिटी के साथ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखें तो ये जो एरो है, ये जो ऑरेंज जैसी एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमें ये एरो इंडिकेट कर रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ब्लू कलर की एरो इंडिकेट कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो फ्लो होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, या फिर बोल सकते हैं और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, या फिर बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से जो करंट क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट और नॉन कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है। सिमिलरली एक टाइप का करंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल करंट, और जो कन्वेंशनल करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स का फ्लो। तो प्रोटॉन्स का फ्लो, क्या प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है और वो फ्लो करने लगता है? तो उसको वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बोला जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो प्रोटॉन्स किस तरीके से फ्लो करता है कंडक्टर में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। जब भी कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि कोई भी बॉडी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में हो सकती है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है अर्थ और यहाँ पर यह है ट्री और यहाँ पर यह है पर्सन और यहाँ पर यह है सन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर ये ट्री को देखें तो ये जो ट्री होगा वो रेस्ट स्टेट में होगा, मगर ये सन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये ट्री को देखें तो जो ट्री होगा वो मोशन में होगा। ये सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये ट्री को देखें तो जो ट्री होगा वो मोशन में होगा, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा है और सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, यहाँ पर ये है ट्रेन और ये ट्रेन में है 2 पर्सन। ट्रेन की जो स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर ये है सीनरी वाला ट्री और यहाँ पर ये सीनरी वाले ट्री के जस्ट बाजू में एक पर्सन खड़ा हुआ है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो कि ट्री के बाजू में, तो ये पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये ट्री को देखे तो जो ट्री होगा वो रेस्ट स्टेट में होगा, मगर ये वाला पर्सन जो कि ट्रेन में इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखे तो ये जो सीनरी वाला जो ट्री होगा वो मोशन में होगा।
तो कोई भी जो एक बॉडी होती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट पर होता है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन में होता है। सिमिलरली जब कंडक्टर के साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग प्रोटॉन्स को देखें, ये जो पॉजिटिव प्लस जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है वो है प्रोटॉन्स। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर प्रोटॉन्स को देखें, जो प्रोटॉन्स हो गए वो हो गए मोशन में, और जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के ही डायरेक्शन में होता है। जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के ही डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। तो जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो ट्रेन है इसकी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ है। जो ट्रेन है वो ये वाली डायरेक्शन में जा रही है, जो कि हमें ये कर्सर इंडिकेट कर रहा है। ट्रेन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। तो अगर हम लोग देखें, ये पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो ट्री होगा, ये ट्री के मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है। अगर जो ट्रेन अगर ये वाली डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में जो झाड़ होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पर खड़े होके ये प्रोटॉन्स को देखें तो जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में होता है। और जो प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितनी प्रायोरिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी नेटवर्क एंड सर्किट एनालिसिस में जितनी प्रायोरिटी कन्वेंशनल करंट को दी जाती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को दी जाती है, उतना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को नहीं दी जाती। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है फ्लो इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वेंशनल करंट होता है उसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सिमिलरली जो करंट है उसका मेजरमेंट हम लोग कैसा करते हैं? करंट को मेजरमेंट करने के लिए ये भी जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्रॉस करते हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में कम से कम चार्ज क्रॉस करते हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल, यहाँ पर ये है कंडक्टर और यहाँ पर भी एक कंडक्टर है। यहाँ पर ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, और यहाँ पर ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस भी हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। मतलब ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस हमने 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी, और यहाँ पर ये वाले कंडक्टर के अक्रॉस भी हमने 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी। ये वाले कंडक्टर में हमने कंसिडर किया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर ये वाले कंडक्टर में हमने कंसिडर किया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने यहाँ पर कुछ एनलार्ज करके कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू एक सेकंड में जो चार्ज क्रॉस करते हैं वो कम से कम होते हैं, और ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज, तो ये वाले केस में जो करंट है वो कम है और ये वाले केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो सिर्फ हमें देखना है किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं। कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चार्ज क्रॉस कर रहे होगे उसकी जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। हैंस जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है करंट फ्लो करने के बाद भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर यह है कंडक्टर और यहाँ पर हमने कुछ क्रॉस सेक्शनल एरियाज कंसिडर करे। ये है C1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, C2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, C3 क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लास्ट में C4 क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जितने भी जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्ज
क्रॉस करेंगे उसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। यहाँ पर मान लेते हैं टी टाइम में ये जो C2 क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको 6 चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम जो C3 क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको भी 6 चार्ज क्रॉस करेंगे और जो C1 क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको भी 6 चार्ज क्रॉस करेंगे। तो जो फिगर होगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो सेम है। मान लेते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत सारे चार्ज क्रॉस कर रहे हैं और सेम टाइम में वो सेम दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, मान लेते हैं यहाँ पर यह है कंडक्टर और यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको 1 सेकंड में 3 चार्ज क्रॉस किया और यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में 1 ही चार्ज क्रॉस करता है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम लोग कंसिडर करें, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज क्रॉसिंग की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। मतलब ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को 6 चार्ज क्रॉस कर रहा है तो इसको भी 6 चार्ज क्रॉस करेगा, इसको भी 6 और इसको भी 6। मगर यहाँ पर हमने ये देखा, ये वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको 3 चार्ज क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको 1 चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा ना, जो चार्जेस होंगे वो एक पर्टिकुलर रीजन में एक्यूमुलेट होते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो चार्ज का जो फ्लो कंसिडर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर 3 चार्ज क्रॉस करता है और इसको 1, तो उस केस में ये वाले रीजन में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करें तो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिसके वजह से यहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा और ये जो रीजन होगा वो नेगेटिवली चार्ज रीजन बन जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज रीजन करेगा क्या, ये नेगेटिवली चार्ज रीजन अपोज करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और सपोर्ट करेगा आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को। जिसके वजह से होगा क्या, अगर ऐसा होता है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज रीजन अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अगर सपोर्ट करता है, अपोज करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अगर अपोज करता है और आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को अगर सपोर्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, ग्रेजुअली जो चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करने लगेंगी। हैंस जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और जो कंडक्टर होगा वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाले स्टेट में मान लेते हैं जो कंडक्टर, ये कंडक्टर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये वाले रीजन में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, जब जाके जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाले रीजन में 4 प्रोटॉन हो गए, हैंस ये जो रीजन होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मगर होता क्या है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर और जो प्रोटॉन होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रीजन बनता है। ये नेगेटिवली चार्ज रीजन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करता है, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लगते हैं ये वाले रीजन में और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 हो जाते हैं जितने प्रोटॉन्स होते हैं, हैंस नेट चार्ज 0 हो जाता है और ये वाला जो रीजन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर क्रिएट होता भी है किसी स्पेस में तो वो स्पेस में कुछ ऐसा होगा कि जो नेट चार्ज होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो नेगेटिवली चार्ज रीजन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स ऑफर करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और सपोर्ट करेगा आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को। तो कुछ इस तरीके से जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर सिंपल वे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जब हम लोग कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, मगर जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो सेम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 तो जो प्रोटॉन्स भी होंगे वो 6 हो गए, हैंस जो नेट चार्ज होगा वो होगा 0 और जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर 6 प्रोटॉन होते तो उस केस में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और जो नेट चार्ज होगा वो होगा 0 और जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोवाइड करते तो यहाँ तो हमने समझा था कंडक्टर किस तरीके से न्यूट्रल होता है एटॉमिक लेवल पर, और यहाँ पर हमने एक सिंपल से एग्जांपल के हेल्प से समझा कि जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जो नेट चार्ज होता है कंडक्टर में वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चाहे कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो, जो कंडक्टर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो करंट होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने डिस्कस किया, हम लोग कंसिडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो जो करंट होता है वो बराबर में होता है चार्ज क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं I = Q/T।
तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और जो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। अगर सेकेंड को अगर हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर करें तो उस केस में हमें मिलेगा कूलम पर सेकेंड, और जो कूलम पर सेकेंड होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है, बहुत सारे जन ने ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया था। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग कंडक्टर को रखते हैं तो उस केस में कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो कंडक्टर का जो एक एंड होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसके वजह से जो वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। मगर कंडक्टर में तो हमने डिस्कस किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी हमने डिस्कस किया था, कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, हैंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडक्टर है उसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो कंडक्टर है उसको हमने कोई सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया था, जिसके वजह से कॉर्नर में चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो रहा था और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी। मगर यहाँ पर ये जो कंडक्टर है उसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, जिसके वजह से ये जो कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स में कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, हैंस कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एग्जिस्ट करेगी ये पूरे कंडक्टर में। यहाँ पर चार्जेस का एक्यूमुलेशन क्यों नहीं होगा, अगर हम लोग रीज़न देखें, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन होगा चार्जेस का वो ज़ीरो होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, हैंस जो वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा कंडक्टर के वो नॉन ज़ीरो होगा। तो कुछ इस तरीके से जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो होता है अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अक्रॉस कंसिडर करें तो। और जैसे कि हमने डिस्कस किया करंट के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर हम लोग करंट कंसिडर करें तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक करंट क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और जो कन्वेंशनल करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के वजह से। और जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर में किस तरीके से फ्लो करता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया।